अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज वैसे तो हफ्ते का तीसरा दिन है, लेकिन कल का दिन ऐसा गुजरा है कि लगता है कि पूरा हफ्ता ही एक हफ्ते में समा गया था। कल का दिन जनाब, एक तो बड़ी खबर यह आई कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरा और आखिरी T20 मैच था, उसमें ज़बरदस्त मुकाबला किया और तकरीबन कप्तान साहब ने सोलो शो करते हुए पूरा का पूरा मैच पलटा दिया। एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऑल्सो द करियर बेस्ट बाय रिजवान। सो गुड जॉब, काम जबरदस्त किया आपने, चाह गए। साथ ही जनाब, सबसे पहले आज तो बात करेंगे हम कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो कि लंदन में आ चुका है, जिसके बाद लंदन में ब्लैंकेट लॉकडाउन है। ब्लैंकेट लॉकडाउन यानी कि कुछ नहीं खुला हुआ, एवरीथिंग इज क्लोज जस्ट द वे इट वाज, सब बंद। और आपको व्हाट्सएप पे वीडियोस भी आ रही होंगी, यार लंदन बंद हो गया, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। बट डोंट वरी, घबराना नहीं है, क्योंकि जो लैब्स वाले हैं, जो फार्मास्यूटिकल के पेशे से मुंसलिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हालात इतने बुरे नहीं हैं, हम थोड़ा पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। आज ज़रा इस हवाले से माहिरीन की राय भी शामिल करेंगे और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन पे काम किया, ज़रा उनसे भी पूछेंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही जनाब, मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी है, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ महाज खड़े हो रहे हैं और ARY का एक सिग्नेचर ड्रामा सीरियल इंशाल्लाह आने जा रहा है जिसका नाम है डंक। उसके हवाले से आज फहद मुस्तफ़ा हमारे साथ होंगे। सो इट्स गोना बी अ रियली रोलर कोस्टर राइड। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, सीधा सीधा टॉप स्टोरी सुनाते हैं और शो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। टॉप स्टोरीज। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं, बर्तानिया में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, अनदर म्यूटेटेड वायरस। क्या कर रहे हैं म्यूटेटेड वायरस, फिलहाल अभी तक नहीं पता कि क्या इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है या ये वायरस लोगों को इन्फेक्शन कर रहा है, इसका एग्रेशन क्या, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि ये रवायती कोरोना वायरस के मुकाबले में तकरीबन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। जी हाँ, 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, किस कदर स्ट्रेन में तब्दीली आई है, किस कदर नया दबाव है इस वायरस का और कितना ये एग्रेसिव है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद होंगे, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि बात की जा रही है कि कोरोना वायरस का इसका जो नया स्ट्रेन है, ये एग्रेसिव जरूर है और शायद ज्यादा इन्फेक्शन भी कॉज कर रहा है, लेकिन ज्यादा हलाकत खेज नहीं है। आप इस बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सही है। ये एक्चुअली अभी डिस्कवर नहीं हुआ, बल्कि सितंबर में ये बर्तानिया के साउथ इंग्लैंड में डिस्कवर हुआ था, लेकिन फिर बहुत तेजी से फैला है ये, और उसने बाकी जो स्ट्रेन हैं उनको रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह पे ये अब डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है। खासतौर पे जो इंग्लैंड का जो साउथ का इलाका है, लंदन और उसके साउथ के इलाकों में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, नॉर्थ में भी किसी हद तक है। और खतरा इसी बात का है कि ये पूरे के पूरे यूरोप में बाकी स्ट्रेन्स को खत्म करके ये ना फैल जाए, क्योंकि ये एग्रेसिव 50 से 70% तक ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा तेजी से फैलता है। और क्योंकि ये ज्यादा तेजी से फैलता है, इस वजह से फिर जो अमवात हैं वो भी ज्यादा होंगी इसकी वजह से। ये नहीं कि अमवात ज्यादा कॉज कर रहा है अपने नेचर की वजह से, बल्कि इस वजह से कि ये तेजी से फैल रहा है, ज्यादा लोगों को मुब्तला कर रहा है इस बीमारी में। ये B117 है, इसमें 17 जगह पे म्यूटेशंस आ चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में वुहान में पाया गया था। लेकिन जो ज्यादा इसमें खतरनाक बात है कि इसमें 8 तब्दीलियां, 8 म्यूटेशंस उस जगह पे आई हैं जो कि स्पाइक एस प्रोटीन, जो छोटी छोटी घुंडियां निकली होती हैं छोटी सी मॉलिक्यूलर फुटबॉल के अंदर, उस जगह पे तब्दीलियां आ गई हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से इंसानी खलियों में दाखिल हो रहा है। तो एक आदमी एक बस में बैठा है, वो अगर एक छींकता भी है तो ज्यादातर चांस ये है कि बस के सारे लोग जो हैं फिर इसमें मुब्तला हो जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काबिलियत है अटैक करने की और इंसानी खलियों के अंदर पेनिट्रेट करके दाखिल होके उनको इन्फेक्ट करने की। ये तो चले डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि एग्रेशन इसका काफी ज्यादा है, तकरीबन 70% ज्यादा एग्रेशन है। सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन अभी आई है, लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं सामने कि अगर वैक्सीन अभी हमने शुरू किया है और एक नया स्ट्रेन सामने आ गया, कल को हम वैक्सीन करवा ले, कोई और स्ट्रेन सामने आ जाए, क्या वैक्सीन हर स्ट्रेन के लिए इसी तरह से काम करती रहेगी? ज्यादातर वैक्सीन हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और ये चांसेस इसके ज्यादा हैं
कि जो वैक्सीन आए वो मुख्तलिफ स्ट्रेन को कवर कर लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो ये एक किस्म की रेस अब हो रही है कि आपके एक तरफ से तो वायरस म्यूटेट करके और इवॉल्व हो रहा है, तब्दील हो रहा है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ वैक्सीन स्ट्रेन के अगेंस्ट डेवलप करते रहे मुसलसल, ताकि वो उसको साथ मुकाबला कर सकें। वरना ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा स्ट्रेन डेवलप हो जाए जिसमें वैक्सीन जो है बिल्कुल नाकाम हो जाए। तो अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान में रहने वालों को डरने की जरूरत है? कोई हमारे पास ऐसी रिसर्च हो रही है कि हम वायरस में, जो पाकिस्तान में वायरस फैल रहा है, उसके स्ट्रेन का पता चला सकें? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बेहतरीन एक इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जिसमें लेटेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, और एक बहुत पहला पाकिस्तान का नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी भी इसी इदारे के साथ ही कायम हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे सारे फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इसके स्ट्रेन का स्ट्रक्चर कर सकें। बल्कि इसी में हमने 109 म्यूटेशंस डिस्कवर की हैं हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे तब्दीलियां आई हैं जैसे जैसे वक्त गुजरा है। तो पाकिस्तान में फैसिलिटीज एनालाइज करने की तो है, लेकिन वैक्सीन डेवलप करने की हमारे यहाँ अभी तक काबिलियत नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि वो काम जो है प्राइवेट सेक्टर को करना होता है और उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस वजह से हम तो बच्चों की वैक्सीन भी अभी नहीं बनाते, वो भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इस तरफ हम ध्यान दें और हुकूमत जो है वो सारे कोई चांस डॉक्टर साहब, कोई चांस कि ये जो बरतानिया जैसा स्ट्रेन है, इसकी कोई तब्दीली पाकिस्तान में, कोई निशान इसका पाकिस्तान में ही मौजूद है? बिल्कुल, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऑलरेडी यूरोप में भी आ चुका है ये स्ट्रेन, अमेरिका में भी आ चुका है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी आ चुका है, और पाकिस्तान में भी आ चुका है। पाकिस्तान में भी हमने इससे बहुत करीब से मिलते जुलते स्ट्रेन डिस्कवर किए हैं, जिसमें यही स्पाइक प्रोटीन जो है जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ उसके उन जीन्स की म्यूटेशन आ चुकी हैं। तो इसके करीब तरीन हमने डिस्कवर किए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेन अभी तक हमने नहीं देखा। लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि यहाँ भी मौजूद होगा, लेकिन अभी तक छाया नहीं है यहाँ पर। बरतानिया में तो एक बहुत बड़े इलाके में छा चुका है ये। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और उनके साथ जब भी आप थोड़ी सी बात करें ना, आप बहुत ज्यादा एजुकेट हो जाते हैं। प्रिसाइसली दैट्स व्हाट हैपेंड। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जनाब, पाकिस्तान रिसर्च तो कर रहा है नए कोरोना स्ट्रेन पे, और भरपूर इम्कान मौजूद है कि जैसा कोरोना का नया स्ट्रेन बरतानिया में आया है वो पाकिस्तान में भी आ जाए। वैक्सीन काम करेगी या नहीं, ये तो आजमाइश शर्त है कि बाद ही पता चलेगा, लेकिन आजमाइश बहरहाल शर्त है और बहुत जरूरी भी। फिलहाल जनाब, कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में हालात ये हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में एबटाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा शहर सामने आया है जहां पे पॉजिटिविटी की शरह, यानी कि जितने टेस्ट कंडक्ट हुए और जितने लोगों के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, ये 40% तक पहुंच गई है। एबटाबाद शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मस्बत केसेस हैं उनकी शरह 40.3% सामने आई है, और एनसीओसी की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एबटाबाद में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। हैदराबाद में 22%, कराची में केसेस की शरह तकरीबन 12% रिकॉर्ड किए। कल शर्जील मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इन आदाद-ओ-शुमार के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो हमने आपके साथ शेयर भी किए। साथ ही 2500 मरीज ऐसे हैं मुल्क भर में जिनकी हालत तशवीशनाक है। तो ये तो कोरोना के हवाले से जरा हमने बातचीत कर दी। अब जनाब एक और बड़े अहम मामले की तरफ आते हैं। वो मामला किसी से ढका छुपा नहीं है, आप सबको मालूम है। कल शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से बातचीत की है, और वो ये कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से कुछ अर्सा पहले गए थे जनाब लंदन। वो लंदन गए, एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि वो इलाज करवाएंगे, वापस आ जाएंगे। ऐलानात भी ये किए जा रहे थे कि वो इलाज करवाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। वो कमिटमेंट तो यही थी कि जी उनकी वापसी होगी और वो इलाज करवाते के साथ ही, लेकिन इलाज आज तक शुरू नहीं हो सका। सिर्फ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद मियाँ साहब के चहलते हुए कुछ तस्वीरें आती हैं, और उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया में भगदड़ मचती है, और उसके बाद फिर दोबारा से ये बात होती है कि जी वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। अब हुआ ये है कि पासपोर्ट जो उनका है वो एक्सपायर होने का वक्त आ गया है, और इस सवाल का जवाब जो है वो अभी तक सामने नहीं आया कि अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो क्या करेंगे। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है शहजाद अकबर साहब के मुताबिक कि शायद वो सियासी पनाह या असाइलम की दरख्वास्त दे दें। मुस्लिम लीग नून ने इस बारे में अभी तक कोई तारीख तो तयन नहीं किया। उनका अभी तक यही मौक़िफ़ है कि जी मियाँ साहब आएंगे, लेकिन अभी तक कोई तारीख नहीं पता चल सकी। सबसे जो अहम मामला ये है जो शहजाद अकबर ने कहा था कि नवाज शरीफ अगर सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो इस हवाले से कुछ हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ नए सवालात उठेंगे।
अब अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं, सवाल ही पैदा होता है, अगर वो रिन्यू कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करेंगे या बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा। शहजाद अकबर ने कहा है कि बरतानिया के साथ लोगों के तबादले का मुआहदा ना भी हुआ तो आलमी मुआहदे मौजूद हैं। नवाज शरीफ को बरतानिया के साथ दीगर मुआहदों की बुनियाद पर भी वापस लाया जा सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब वक्त देने की। जुबैर साहब, पहले तो बताइएगा ये क्या मामला देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मियां साहब की वापसी, और जैसे अभी बात भी हो रही है कि उनके वापस आने के हवाले से कुछ ज़्यादा इम्कानात मौजूद नहीं है, शहजाद अकबर साहब बड़े खुल के कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। उनको नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और फोकस करना चाहिए। 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं रोज, 5, शहबाज गिल, फयाज चौहान और पता नहीं कौन कौन करते हैं, और ये शहजाद अकबर साहब भी करते हैं। किसी एक में ये नहीं बताते कि अवाम को कि जी हमें आपका दर्द हम समझते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, और इसको ठीक करने के लिए हम ये इकदाम उठा रहे हैं। ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट। आप मुझे खुद बताएं कि नवाज शरीफ जाने और नवाज शरीफ का पासपोर्ट जब होगा रिन्यूअल के लिए तो वो पूरी कौम के सामने आ जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं नवाज शरीफ इस पाकिस्तानी सियासत से आउट हो चुके हैं, दूसरी तरफ आपके पास कुछ होता ही नहीं है सिवाय इसके कि नवाज शरीफ ने आज क्या किया या उनके पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा। सो मेक नो मिस्टेक, नवाज शरीफ इज हियर टू स्टे एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी एक तो उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, और अगर वो वतन वापस नहीं आते तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुआहदे मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम नवाज शरीफ को वतन वापस ला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए ना, शहजाद अकबर जो चाहते हैं वो तो बिल्कुल जाहिर है, उनकी कोई भी ख्वाहिश हो वो दिल में रख के फिरे, हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर वो इन ख्वाहिशात के बेसिस पर अपने आप को खुश समझते हैं, अगर इमरान खान साहब इन ख्वाहिशात के बेसिस पर एक कोई खुशी महसूस करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि वो तैयार नहीं थे पहले, और वो जब आए थे हुकूमत में उनको समझ बूझ नहीं थी। बजाय कि आप वो चीज़ें करें जो अवाम की बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि सारा अगर उनको समझ बूझ नहीं थी, अगर उनकी तैयारी नहीं थी, तो इसका प्राइस तो अवाम पे कर रही है। सही। बजाय कि उस पर फोकस करें, हर रोज बैठ के ये कि नवाज शरीफ ने आज क्या खाया या कहाँ चहलकदमी की, स्वाय इसके मेरा ख्याल है ये वज़रा का काम नहीं होता। लेट द प्रोसेस वर्क ऑन इट। सेंस। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद। तो कह रहे चाहिए नवाज शरीफ को छोड़े और हुकूमत अपनी कारकर्दगी पे फोकस करे। वक्त हो गया जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेने का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और कल एक और चीज़ हुई है जनाब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की पहली ड्रोन पॉलिसी बनने जा रही है। पाकिस्तान की पहली ड्रोन पॉलिसी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसकी मंजूरी तो दे चुके हैं, और वो ये कि उसमें जो प्राइम फोकस रहा है वो ज़राअत का रहा है। खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ रहे होंगे वीडियो नहीं बनाने के लिए, वो इसलिए ताकि जो फसलों के ऊपर स्प्रे हैं, जो फसलों की मॉनिटरिंग है, उसको ज़रा जदीद तकाज़ों के साथ हम किया जा सके। और वफाकी हुकूमत ने जनाब अब ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर दिया, और वज़ीर आज़म ने पहली ड्रोन पॉलिसी से मुताल्लिक कानून साजी के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को उनको क्रेडिट भी दिया है साथ में, और कहा है कि जी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों पर आप अमन और तहकीकी इस्तेमाल से जो है ना ज़रा उसके ऊपर आप फोकस करें, उसके ऊपर काम करें। साथ ही फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान की पहली ड्रोन पॉलिसी तैयार होगी और बड़ा आम संग मील है, बड़ा आम माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। क्या होगा इस ड्रोन पॉलिसी में, क्या होगा? हमारे साथ जनाब अनस शेख साहब मौजूद हैं जो माहिर ज़राअत कह सकते हैं हम आपको सर, आप कह सकते हैं। कह सकता हूँ। ओके चलें ठीक है, आपने इजाज़त दे दी तो मैं कह, तो सर पहले तो बताइएगा क्या इस्तेमाल हो सकता है ड्रोन का और एग्रीकल्चर का? हाउ डू दे मिक्स टुगेदर? पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इनको कि इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम पाकिस्तान में चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन 1921
वो या USDA US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको US आर्मी के साथ क्रॉप डस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। Okay. क्रॉप डस्टिंग हम कहते हैं जब स्प्रेस करने होते हैं फर्टिलाइजर्स के या पेस्ट के। So then it was used in 1939 again by the New Zealand Air Force as well. Okay. So Air Forces के पास जाहिर सी बात है equipped होती हैं चीज़ें, तो उन्होंने इसको एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। 1985 में अमेरिकन एक फार्मर ने पहली मर्तबा अपनी एक ड्रोन के ऊपर एक कैमरा लगा के अपनी क्रॉप के अंदर वीट की जो उसकी उग गई थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसने कुछ वर्टिकल शॉट्स खींचे। So Yamaha was very much interested in that. तो 1989 में R80 उनका एक प्रोजेक्ट था जो उन्होंने ड्रोन बनाया जो कुछ वजूहात की वजह से चल नहीं सका। फिर स्वीडिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 1991 में इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया कि हम ड्रोन्स को किस तरह से मैं समझ गया, मतलब ये कदीम टेक्नोलॉजी आपने पूरा अच्छी बात है, पूरी टाइमलाइन आपको याद भी है माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इस वक्त करंटली हम इसको क्या यूज कर सकते हैं? क्या हम इसके साथ टारगेटेड बिजाई कर सकते हैं? क्या टारगेटेड पानी चेक कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है ऐसा? अब टेक्नोलॉजी इतनी इनोवेट कर चुकी है, इतनी इवॉल्व हो चुकी है, अब क्रॉप्स आप इसकी मैपिंग करते हैं, ठीक है ना। इसकी हम क्रॉप की इन्वेंट्रीज और लाइव स्टॉक की इन्वेंट्रीज चेक की जाती हैं, ठीक है। आप इसके पेस्ट एंड फर्टिलाइजर स्प्रेस करते हैं, आप अपनी उसकी आने वाली इरिगेशन सिस्टम किस वक्त आपको पानी देना है, कहाँ पानी पहुंच रहा है, इसलिए कि एकड़ों पे ज़मीनें होती हैं, आप हर बंदा वहाँ पे वॉक नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ इट यूज कि आप किस किस तरीके से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोई भी आदमी है जिसके पास ड्रोन हो वो ये काम कर नहीं सकता। व्हाई डू वी नीड अ पॉलिसी फॉर दैट? ICC हैव नो आइडिया। आपको उसमें पॉलिसी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के इसकी जो उड़ान है वो तकरीबन 3 से 6 फीट तक की उड़ान होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि कौन सा आप सिस्टम इस्तेमाल करें। इट्स एक्सपेंसिव, नाउ इट्स वेरी चीप। सो पॉलिसीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। जस्ट यू नीड टू, आपको पता है कि वो कंट्रोल्स हैं और बहुत सारे उसके सिस्टम्स हैं, आपको एयरफोर्स के थ्रू, आर्मीज के थ्रू, यू डोंट नो, हमारे यहाँ तो लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं चीज़ों को। और वो हो भी सकते हैं, जाहिर है जब उसमें कैमरा लगा हुआ है और वो फ्लाइट कर रहा है, इट कैन गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी निकल सकता है। तो इस वजह से आई बिलीव उनको एक तो लाइसेंसिंग होनी चाहिए। यू थिंक लाइसेंसिंग होनी चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन इसको फिर ये जो हम बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब का अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको हम ग्राउंड पे भी देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि बहुत सारी दुनिया में एग्रीकल्चर इनोवेट हो चुकी है बिल्कुल। इसका फायदा फार्मर को किस तरह से हो सकता है? फार्मर क्या इतना एजुकेट है उसको कि वो ड्रोन इस्तेमाल कर सके? सो पीपल है रियली हैव अ प्रॉब्लम विद द स्मार्टफोन एट द मोमेंट, बट अब लोगों के पास स्मार्टफोन की बड़ी अवेयरनेस है। सो क्या ये गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाएगी, इंडिविजुअल लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाएगी? अगर कॉर्पोरेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे? तो इन तमाम चीज़ों को पॉलिसी एक स्ट्रक्चर देना बहुत लाजमी है। ओके अच्छा, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि अगर चलें, ये तो हमने फार्मर और टेक्नोलॉजी की बात कर ली, ओवरऑल सिर्फ ड्रोन पॉलिसी को देखा जाए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियाती मकामात पे, पाकिस्तान के हाईवेज पे, पाकिस्तान के शहरों में आपको ड्रोन उड़ते नज़र आते हैं। एक हल्का सा शायबा होता है, क्योंकि हम जरा अपनी रवायात को लेकर बड़े कॉशियस होते हैं, एक प्राइवेसी ब्रीच का खतरा रहता है। डू यू थिंक कि इसके अगर पॉलिसी बने, अभी तो फिलहाल सिर्फ अप्रूवल हुई, लेकिन अगर पॉलिसी बने तो इस सेक्टर को भी जरा देखना पड़ेगा कि यार प्राइवेसी किसी की ब्रीच है? हाँ, अभी तो इट्स अ वेरी अर्ली स्टेजेस पे हम बात कर सकें। हमें नहीं पता कि किसकी पॉलिसीज के अंदर क्या क्या एरियाज को कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। और बेसिकली जो आप बात करें, ये रूरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। वहाँ पे जो प्राइवेसी ब्रीच करना, तो मामला बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा। So we need to take care of Yeah, that as well. बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनस शेख हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और बता रहे थे कि किस तरह से इस सारी टेक्नोलॉजी को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इसको लाइसेंस करके एक अथॉरिटी के जरिए एक फोकस में लाने की ज़रूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके साथ वो मसाइल भी आ सकते हैं जिनको अभी से फोर्सी करने की ज़रूरत है। सो गुड जॉब फवाद चौधरी साहब, अगेन हेड ऑफ हिज टाइम्स, और इन्होंने बड़ा बेहतर काम किया है इस पे। खैर जनाब, यहाँ पे एक अहम खबर भी है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे शेयर कर सकें। प्रोड्यूसर साहब इजाज़त है कि हम ये खबर शेयर कर सकते हैं? जी जनाब, खबर ये है कि मारूफ मज़ा निगार, और मेरे ख्याल में शायद उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, अनवर मकसूद साहब का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। अनवर मकसूद साहब का टेस्ट चंद रोज़ पहले उनका टेस्ट मस्बत आया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उनकी तबीयत बेहतर है। फिलहाल अनवर मकसूद साहब का घर पर ही इलाज जारी है। एक बार फिर बताते चलें कि जी अनवर मकसूद साहब हमारे लेजेंड हैं,
और अनवर मकसूद साहब का जो कोविड टेस्ट है वो कुछ अर्सा पहले पॉजिटिव आया था। अब उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और उनका इलाज घर पर ही जा रहे हैं। पूरी ARY की टीम, पूरी कौम, हम सब दुआ गो हैं कि अनवर मकसूद साहब को अल्लाह पाक सेहत कामिला अता करे और वो इसी तरह हमारे सामने हंसते मुस्कुराते आते रहे, क्योंकि लोग उनको देखने के आदी हैं, उनकी बात को सुनने के आदी हैं। और जिस नौइयत का काम और जो बात अनवर मकसूद साहब की ज़ुबान से होती है वो शायद ही किसी और की ज़ुबान से आइंदा कभी हो पाए। अनवर मकसूद साहब, गेट वेल सून। हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं और पूरी ARY फैमिली आपके लिए दुआएं कर रही है। इंशाल्लाह अनकरीब हम आपको दोबारा पूरी तौर पे रिकवर देखेंगे, पूरा सेहतियाब देखेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनवर मकसूद साहब को अल्लाह पाक सेहत कामिला अता करे। करीब उनसे दोबारा मुलाकात भी होगी, उनके साथ दोबारा बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और उनको फिर उसी तरह से हंसता चहकता देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा की। लास्ट ईयर तकरीबन इन्हीं दिनों में, गालबन अक्टूबर में लास्ट ईयर हम एक शो कर रहे थे और शो के दौरान हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वो खबर ये थी कि जनाब लाहौर में एक मारूफ सरकारी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने ख़ुदकुशी कर ली और ये बात बड़ी शॉकिंग थी। ख़ुदकुशी उसने यूँ की, उसने वजह लिखी कि उसके ऊपर एक फेक एलिगेशन लगाया गया था कि उसने एक लड़की को, अपनी एक स्टूडेंट को छेड़ा है। हमने उसके बाद उस इशू को परसू करने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। दैट गाय वाज इनोसेंट। उस शख्स ने अपनी जान इसलिए ले ली क्योंकि उसको ये लगा, अफजल महमूद नाम था मरहूम का, उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि एक तो एक तालबा की तरफ से जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया था और दूसरा दुनिया उनका यकीन नहीं कर रही थी। कमेटी वन साइडेड थी, जो कमेटी उनकी इंक्वायरी के लिए बनाई गई उसने भी ज़्यादा नहीं किया और उन्होंने कहा जी मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है दुनिया को यकीन कराने का सिवाय मैं इसके कि मैं अपनी जान ले लूँ। बाद में इस बात की तस्दीक भी की गई कि जी इल्ज़ाम जो था वो जाली था, लेकिन उस शख्स ने जहनी दबाव का शिकार होकर एक उस्ताद ने जिसका नाम अफजल महमूद था, उन्होंने जहर का खाकर ख़ुदकुशी कर ली और उनकी लाश के साथ उनकी अपनी एक तहरीर भी बरामद हुई थी जिसके मुताबिक वो इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से परेशान था। उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी, उनके दोस्त डिस्टर्ब हो गए थे और ये मामला अब सिर्फ एक खबर तक महदूद नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एक हमारे मुल्क के स्टार, जाने माने सेलिब्रिटी, मेरे ख्याल में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एंकर, होस्ट उनसे अच्छा कोई नहीं है, एंटरटेनर उनसे अच्छा कोई नहीं है, एक्टर उनसे अच्छा कोई नहीं है, प्रोड्यूसर उनसे अच्छा कोई नहीं है। हम बात करें जनाब फ़हाद मुस्तफ़ा की, उनका प्रोडक्शन हाउस जो है वो इस हवाले से अब एक सीरीज़ लेके आ रहा है जो कि इसी तरह के एक प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले कि मैं उस ड्रामे के हवाले से फ़हाद मुस्तफ़ा को शामिल करूँ प्रोग्राम में, ज़रा उस ड्रामे का प्रोमो देखते हैं। असातिज़ा प्रोफेसर हुमायूं जैसे टीचर को अपने प्रोफेशन के लिए बायस शर्म करार दे रहे हैं। एक वाकया जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। कॉलेज में तालिबा को हिरासा किया गया या फिर किसी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए घिनौनी चाल चली। एक ऑप्शन है वैसे तेरे पास, अगर तुम चाहो तो। हाथ मत लगाना मुझे। अगर तुम स्टैंड लेती प्रोफेसर हुमायूं की हिम्मत कितनी बढ़ जाती, इस बात का आइडिया है तुम्हें? कई चेहरे, आंखें और आवाजें उस्ताद के ताक़ुब में हैं। हुजूम ने रास्ता रोका, एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। सच और झूठ के तसादुम में कई खानदान उलझ गए, बिखर गए। आप खुद एक बेटी के बाप हैं प्रोफेसर हुमायूं। बाबा, आप कल टीवी पर क्यों आ रहे थे? अगर आज वो शख्स अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता तो कल हमारी बहन बेटी में से कोई उसकी हवस का निशाना बनेगी। एक तरफ तालिबा को जहनी अजियत, दूसरी जानिब उस्ताद गहरे सदमे और नफरतों के घेरे में। मुल्जिम बन गया मुजरिम और खुद नजरों से गिर गया। क्या हुमायूं माशरे का दबाव बर्दाश्त कर पाएगा या सच से पहले उस्ताद की जिंदगी की डोर टूट जाएगी? कैसे मर्द हो तुम जो अपने जुर्म में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता है? इंतहाई हसास मौजू जिस पर कभी खुलकर बात नहीं होती, अब होगी ARY की ड्रामा सीरियल डंक में, जिसकी शुरुआत आज रात से हो रही है। डंक देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामे की कास्ट में नुमान एजाज, बिलाल अब्बास, सना जावेद, लैला वास्ती और फहाद शेख जैसे बड़े नाम अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे को तहरीर किया है मोहसिन अली शाह ने, जबकि डंक के हिदायतकार है बदर महमूद। तो जनाब डंक आज रात से इंशाल्लाह आपको ARY की स्क्रीन पे नजर आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फहद मुस्तफ़ा।
फहद बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपने हमें टाइम दिया और ये इट्स एन इनक्रेडिबल अमेजिंग ऑनर कि आप इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके सामने आ रहे हैं। पहले जरा मुझे बताइएगा, व्हाई डिड यू चूज दिस स्टोरी? यार शफात इट्स अ वेरी सेक्रेड मूवमेंट है। बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात होती रही है। एज वी ऑल नो, मी टू हैज़ बिन वेरी वेरी वाइटल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज़ ऑलवेज ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज, हर किसी को हर तरह की कहानी सुनानी चाहिए। नॉट दैट कि इस मूवमेंट के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, मेरे ख्याल से 95% लोग जेन्युइन होंगे, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बड़ा मिसयूज़ हो जाता है इस चीज़ का, और हमने विटनेस भी किया है पिछले दिनों। आपने भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केसेस खुल के सामने आए और पता लगा कि एक्चुअली वो फॉल्स एलिगेशंस ही थी। सो एक किसी पे तहमत लगा देना या एलिगेशन लगा देना, उसको उस धब्बे को धोने में एक उम्र लग जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये कर भी नहीं पाते, बिकॉज इट्स नॉट दैट वन पर्सन, उसके साथ फैमिली होती है, उसके साथ एक सोसाइटी है, एक पूरा सिस्टम है जो उसके साथ जुड़ा रहता है। और एक ख़बर को सारी ज़िंदगी उसकी तरदीद करते रहना या उसको सही साबित करना, ये बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। सो आई थिंक ये भी एक साइड है स्टोरी की जो कि सुनानी चाहिए। हमने हमेशा अलग अलग किस्म की कहानियाँ सुनाने की कोशिश की हैं, चाहे वो ज़ैनब केस हो, मैंने मेरी गुड़िया एक ड्रामा बनाया था, उसमें भी हमने बात की थी। ये बहुत बाद में ये बात आई कि उसको जो है हैंग करना चाहिए या इस तरह से कुछ करना चाहिए। ये हमारे ड्रामों में चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। ARY बहुत ज़्यादा रहा है मैसेजेस को लेके, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उसका जो है हमेशा से एक स्टांस रहा है। सो आई थिंक ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ये ड्रामा, और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द पीपल जो कि जेन्युइन विक्टिम्स हैं मी टू के, बट फ्यू ऑफ देम जो कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर और एज अ चैनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरह की कहानी सुनाएं, एंड आई थिंक लोगों को बहुत बहुत मज़ा आएगा ये ड्रामा देखने। दैट्स इनक्रेडिबल। और आपने जो बात कही है, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिस शख्स के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लग जाता है, उसके पास फाइट बैक करने के लिए रास्ता क्या है? मुआशरे ने उसका कट ऑफ कर दिया, नौकरी ने उसका कट ऑफ कर दिया, सोसाइटी ने उसका कट ऑफ कर दिया, उसके यार दोस्त खत्म हो गए हैं, वो खुद अपनी नजरों में गिर चुका है, एंड ही हैज नो वे आउट। आपने, चले ये तो एक ड्रामाई कहानी है, आपने इस ड्रामाई कहानी को आपने इसमें डेफिनेटली पोएटिक जस्टिस करने की कोशिश की होगी, गुड गोज गुड, बैड गोज बैड, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई कोई शख्स जिसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगे हुए हों, उसके पास इन इल्जामात का मुकाबला करने की सलाहियत भी होती है? वो कर सकता है मुकाबला इन इल्जामात का? मुझे लगता है 80% लोगों के पास तो ये सलाहियत होती भी नहीं, और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना किसी का इतना बड़ा नाम है कि वो उससे निकल सके। ये बड़ी एक आम चीज़ हो गई है, मैं आपको बताऊं। तो और हम कुछ लोग हैं जो निकल जाते हैं, कोशिश कर लेते हैं। फ्यू ऑफ देम हैव बीन वेरी लकी कि वो उस चीज़ से निकल गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो आप पे धब्बा लग गया ना, उसको धुलने में फिर बड़ा वक्त लग जाता है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक सोशल मीडिया पे ट्रायल हम करना शुरू कर देते हैं चीज़ों का, बिकॉज बाद में तो केसेस के भी जो वर्डिक्ट्स होते हैं वो भी मैटर नहीं करते, क्योंकि बड़ी छोटी सी खबर आती है बाद में, और इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ भी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आई एब्सोल्युटली एग्री फहद जो कि इतनी बड़ी हेडलाइन लगती है कि जी जब फलां जो है उसके ऊपर एलिगेशन इल्जामात लग गए, और फिर जब वो केस डिसमिस होता है तो इतनी सी जो है ना वो तीन हेडलाइंस की जो है ना वो एक छोटी सी खबर लगती है जिसमें कहा जाता है जी केस डिसमिस हो गया। फहद, आपका ये जो सिर्फ प्रोमो है ये छा गया है मार्केट में, और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, भरपूर फरमाइश आ रही है कि जी एक दफ़ा प्रोमो जो है वो ज़रा बाज़ाब्ता तौर पे प्ले किया जाए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका प्रोमो प्ले किया जाए सर। सॉरी यार, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, जो एक दूसरे को इस तरह की वीडियोस भेजते हो, शर्म नहीं आई हैदर? ऐसी गिरी हुई हरकत करते हो तुम्हें? मेरा कोई बेटा होता और वो ऐसा करता तो आज यूं आजाद ना घूम रहा होता। बस जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, फिलहाल हमने क्लासेस को बॉयकॉट करने का सोचा है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती। दबाओ जाओ इस घर से, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। प्लीज सिर्फ एक चांस दे दें सर, सिर्फ एक। कैसे मर्द हो तुम जो अपने जुर्म में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता है? मैं खेलूंगा नहीं, पूरी बिसात पलट दूंगा। देखने वाला कोई नहीं है मंजर के, बस मंजर
डंक। देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। तो फहद, हम उम्मीद करें कि एक तो इंशाल्लाह जो जितनी हैवॉक इसने क्रिएट कर दी है, अभी से मार्केट में लोग बड़ा डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने इस कहानी में कुछ हमें एक जरा टीजर देंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे प्रोफेसर ने रिकवर किया नहीं किया, ये अगर आप बताना चाहें। मैं ऐसा क्यों बताना चाहूँगा शफात, ये क्या सवाल तुम पूछ रहे हो? यार वैसे ही हल्का सा ना, लोग जानना चाह रहे हैं ना। खैर भाई नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलिटी से बहुत करीब तर ये ड्रामा हमने बनाया है, और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इट्स नॉट जस्ट दैट प्रोफेसर, इट्स अबाउट दैट होल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इस सारी चीज़ का। इसके अलावा उस प्रोफेसर की फैमिली, उसके साथ क्या होता है, और जो इंसान ये एलिगेशन लगा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है इस ड्रामे के अंदर। अगर आप देखेंगे इट्स अ थ्रिलर ऑल्सो, इसमें सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लोगों को समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। सो दिस इज़ नॉर्मली जो एक नॉर्म होती है हमारे ड्रामों की, उससे थोड़ा सा हटकर होगा, येट इट्स वेरी ग्रिपिंग। एंड आई मस्ट से नुमान एजाज एंड बिलाल एंड सना and Shahud and Leila and Saifi bhai, they've done an amazing job. और बदर महमूद का ये एक और बहुत बड़ा होगा, लास्ट उसने इश्किया ड्रामा किया था विच वाज अ ब्लॉकबस्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि द कॉम्बिनेशन इज़ राइट, और लोग बिल्कुल ठीक हैं और सेंसिटिविटी को समझते हुए उन्होंने काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये ARY का इंशाल्लाह एक और बहुत बहुत बड़ा ड्रामा होगा इंशाल्लाह। और आपका प्रोडक्शन हाउस बैक टू बैक बड़े बड़े हिट्स दे रहा है, सो हैट्स ऑफ टू दैट एज वेल। अच्छा, मैं पता है जब से ये प्रोमो आया है हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं अपने, तो किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट का एक जर्नलिस्ट था, उसके ऊपर इसी तरह एक एलिगेशन लगा, और एलिगेशन क्या लगा, एक खातून ने व्हाट्सएप के ऊपर एक लिस्ट बनाई, पार्डन माय फ्रेंच, लेकिन वो उसका टाइटल था 70 शिटी मेन इन मीडिया, और उसमें उस जर्नलिस्ट का भी नाम था। वो जर्नलिस्ट बाद में मॉप लगा रहा था सड़कों पे न्यूयॉर्क की, और उसको लोग उससे पूछते तो किसी भी मैं पब्लिश्ड ऑथर हूँ लेकिन मेरे पे मीटू हो गया। बाद में उस खातून ने अपोलोजाइज किया, लेकिन उस शख्स की जॉब बहाल नहीं हुई, उस शख्स को वो इज्जत वापस नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे केसेस और भी हैं पाकिस्तान में। अगर इस हवाले से बात की जाए, सबसे बड़ा केस आया जनाब अली जफर मीशा शफी का। मीशा शफी के हवाले से FIA की रिपोर्ट सामने आई कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पे फेक अकाउंट्स बना के अली जफर के खिलाफ कैंपेन किया। अभी मामला अब अदालत में जाएगा, अदालत उस पर फैसला निकालेगी, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जब एक बंदे को फाइट बैक करना होता है, उसके पास क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुझे इतनी डिटेल नहीं पता इस केस के बारे में, बट ऑल आई नो इज़ दैट कि अली बहुत सारे और भी ब्रांड्स कर रहा था जो कि वो नहीं कर पाया अभी तक वो सारी चीज़ें उसकी बहाल नहीं हुई हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर अली और उसकी फैमिली, और जिस ट्रॉमा के साथ वो गुजरे। आई थिंक अब जो है वर्डिक्ट भी आ गया है कि ये सारा मुद्दा जो था वो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ ब्रांड्स को, कुछ कंपनीज को ये एक स्टैंड लेना चाहिए, एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि आप उन लोगों के साथ दोबारा काम करें सो दैट उनका नाम क्लियर हो। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है एटलीस्ट उनको तो आप जो है सपोर्ट करें, उनको तो सहारा दें। एंड इट्स अबाउट टाइम कि हमें ब्रांड्स को और चैनल्स को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि ये अब चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं, और जब हम इस तरह के टैबूज़ पे बात करेंगे तो ही चीज़ें जो हैं बेहतर भी होंगी। और ये मेरा ड्रामा जो है ये एक तरीके से ट्रिब्यूट भी है उन सारे लोगों को, उन सारे विक्टिम्स को जिनको रॉन्गली अक्यूज किया गया है। सो आई थिंक कि इसमें न सिर्फ वो औरतें भी हमारे साथ रिलेट करेंगी जिनके साथ जेन्युइनली ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सही और गलत वाले लोग जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ रिलेट करेंगे कि हक की बात करनी चाहिए जब भी करनी चाहिए। दैट्स इनक्रेडिबल, हक की बात करनी चाहिए जी। सही और गलत का फैसला जो है वो तो बाद में होता है, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। अच्छा, अब फहद, इस ड्रामे की कास्ट माशाल्लाह आपने एकदम, सना जावेद लीड पे हैं, साथ में हम देख रहे हैं नुमान एजाज साहब, उनको भी लीड पे लिया है। कोई आपके जहन में कोई कास्टिंग में आप इन्वॉल्व है? पहले तो ये बताएं ऑनेस्टली, और फिर दूसरा ये बताएं चॉइस कैसे किया आपने दोनों को? जी, मैं जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता हूं तो मेरे जहन में किरदारों में सबसे पहले जो है वो एक्टर्स को सोच के ही मैं किरदार बनाता हूं। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि अदाकार
इतने ज़्यादा नहीं है, सो बहुत कम ही हमारे पास एक छोटा सा पूल है जिसमें से हमें करना होता है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन. सो दिस कॉम्बिनेशन नोबडी हैज़ एवर सीन बिफोर. बिलाल को सना के साथ पहले कभी किसी ने नहीं देखा. नोमान भाई और सना और बिलाल को साथ में कभी नहीं देखा. और इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी जलन के स्टार जो हैं वफात शेख भी इसके अंदर हैं. उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. सैफ़ी भाई हैं, शहूद भाई हैं, लैला हैं. तो ये एक ऐसा इंसॉम्बल है जिनका कॉम्बिनेशन पहले लोगों ने नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि लोगों को इनकी परफॉर्मेंसेस एक दूसरे के सामने देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. यासरा रिजवी हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही हैं, हु इज़ एक्चुअली प्लेइंग द वाइफ ऑफ नोमान भाई. जो फैमिली इस सारे ट्रॉमा से जाती है, आई थिंक शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब. तारा महमूद और ज़िया गुरचानी भी हमें नजर आए अभी थोड़ी देर पहले ऐसी में. ये आपके के साथ साथ में प्रोमो भी प्ले हो रहा है. जी बिल्कुल, वो भी है. वो उन्होंने आपको मैसेज किया शायद कि हमारा नाम ले. ये भी नहीं किया, ये अभी प्रोमो में नजर आया मुझे, अल्लाह ही कसम. थैंक यू वेरी मच. फहद मुस्तफा ख्वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थे. ड्रामा सीरियल जनाब बुध की रात आज जो है वो आपको ARY पे नजर आएगा, सो बिल्कुल तैयार रहिएगा. साथ ही जनाब आज चूंकि है 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर में जनाब एक ऐसी खातून की, एक ऐसी हस्ती की आज उनको याद करने का दिन है जिनको हम मलिका तरन्नुम कहते हैं. एक्टिंग की दुनिया में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, मौसीकी की दुनिया में उनसे बड़ा सिंगर कोई नहीं है. एक भरपूर शख्सियत की हामिल मलिका तरन्नुम नूरजहां की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है. असल नाम उनका अल्लाह रखी वसाई था. 18 साल की उम्र में जनाब उन्होंने मलिका तरन्नुम का खिताब पाया. बर्रे सगीर पाक व हिंद की फिल्में की. उनके हवाले से आपकी उनकी कुछ याद ताज़ा करते हैं. तो जनाब एक ऐसी अदाकारा कि जिन्होंने स्टार्ट किया 18 साल की एज में, और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए. फिल्म दुपट्टा, गुलनार, इंतज़ार, लख्त जिगर, कोयल, नींद, ये मशहूर फिल्में हैं उनकी. और जब उनको जनाब कहा जाता है कि जनाब आइए स्टूडियो आइए, रेडियो पाकिस्तान है क्योंकि जंग छिड़ गई है, और फ़ौरन स्टूडियो पहुंचती है. कहा जाता है जी ये लिख दिया है और ये धुन है, इस पे गा दें, और वो वन शॉट में गा देती हैं जनाब. एक दफ़ा में, एक रिकॉर्डिंग में वो पूरे का पूरा गाना गा देती हैं. और क्या कौन भूल सकता है जनाब सन 65 में और सन 71 की लड़ाई में मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के उन यादगार नगमों को जिन्होंने कौम का हौसला बढ़ाया और पूरी कौम के अंदर वो वलवला और वो जोश भर दिया कि कौम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सीना सपर हो गई. तो जनाब हमने जो बाखबर सवेरा का राउंड 1 था, इसमें हमने आपके सामने कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात की. हमने आपके सामने एक बड़ा मशहूर केस भी रखा, खासतौर पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात हुई, ड्रामा सीरियल डंक के हवाले से बात हुई, और वो लोग जिन पे फेक एलिगेशंस लगते हैं उनके पास क्या रास्ता रह जाता है. फहद मुस्तफ़ा से वाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे. माइक टनेसन नाम था जनाब उस सहाफ़ी का जो वॉशिंगटन पोस्ट का सहाफ़ी था, जो या तो हज़ारों डॉलर की तनख्वाह ले रहा था या बाद में मॉप लगा रहा था. और उसको मोयरा डंकन नाम की एक खातून ने एलिगेशन लगाया था, जिसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पोस्ट इतनी वायरल हो जाएगी. बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए जनाब रिकवर करना, और हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जाली इल्ज़ामात हैं, वो बेहतर तौर पर रिकवर कर सकें और उनको मुआशरा इंसाफ दे सके. ख़वातीन और हज़रात, ये तो जनाब आज के हमने शो के वाले से बात कर ली. साथ ही आपको ये बताते चलें कि आज चूंकि है जनाब 23 दिसंबर और हमने मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां की बरसी के वाले से भी बात की है. उनके हमने मशहूर फिल्में, उनकी जो है फिल्मों के हवाले से, उनके गानों के हवाले से बात की है. इंशाल्लाह अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब इंशाल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे तो आपके साथ मजीद हवालों से बात करेंगे, क्योंकि जनाब ठंड है, और जब ठंड आती है तो मौसम भी थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है. तो थोड़ा सा मौसम को भी देखते हैं कि क्या मसला हुआ है, क्यों इतनी धुंध कर है पंजाब में. एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में. राउंड 1 पे जनाब हमने बड़ी डिटेल बात कर ली. राउंड 2 में जरा बात करेंगे दोबारा जरा सा कोरोना वायरस की, और साथ ही PDM के लॉन्ग मार्च की. जनाब PDM के लॉन्ग मार्च में बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि अपोजिशन जमात मुत्तहिद हैं,
सब इकट्ठे हैं, मिल के हुकूमत खिलाफ मज़ाहमती तहरीक। लेकिन अंदर माहौल क्या हो रहा है जरा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही जनाब पंजाब में धुंध का राज है, धुंध होती है तो चाय होती है, चाय होती है तो माहौल होता है, लेकिन साथ ही मामलात ज़िंदगी दरम बरहम हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पे एक हल्का सा टीजर दे दूं कि इस वीकेंड पे पंजाब के तमाम शुमाली इलाका जात में और खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद पिंडी वगैरह में भी जो है ना बारिशों का बड़ा जबरदस्त सीन ऑन होने वाला है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की दावेदार, ऑपोजिशन इख्तलाफात का शिकार। मौलाना फजलुर रहमान से जमीयत उलमा इस्लाम के कई रहनुमा नाराज। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं, इस्तीफों पर बस गौर है, ज़िमनी इलेक्शन पर पूरा जोर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का जनाब पहले तो जलसे पे जलसा हुआ और ये इंप्रेशन आया कि सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब तो हालात पलटे ही पलटे। लेकिन जनाब पीडीएम की पार्टियों के अंदर अपने हालात जो है वो स्टेबल नहीं है, वो पलट रहे हैं। और वो अपोजिशन जमातें जो कि बज़ाहिर खुद को मुत्तहिद जाहिर करी हैं, उन जमातों के अंदर उनकी पॉलिसी के अंदर इख्तिलाफ राय सामने आ रहा है। और ये वो वाला नहीं कि जी आप ठीक नहीं कह रहे, आप ठीक नहीं कह रहे, ये इख्तिलाफ है कि जी फलाना ये है, फलाना वो है। ये जनाब अब इसका जो सबसे बड़ा निशाना बने हैं वो है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के आम रहनुमा जो हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी सुना है, आपने मौलाना मोहम्मद शिरानी साहब को सुना है। इस हालात में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है वो वाज़े नज़र नहीं आ रही। बात इस्तीफों की हो रही है, जी आज देते हैं कल देते हैं, बस अभी ठहरे 1 घंटे बाद देते हैं, अभी 30 को देंगे 31 को देंगे। लेकिन अगर इस्तीफों की बात हो रही है तो इस्तीफे का मतलब है कि जी आपको इस्तीफे के फौरन बाद जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी भी करनी होगी। और तैयारियां हो रही हैं जनाब, तैयारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि JUI के मजीद 2 रहनुमा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो है मैदान में आ गए। मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना शेरानी के बयान की जो है वो हिमायत कर दी गई। हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी आपने 2 टॉक शोज में सुना है, वो कहते हैं जी हाफिज हुसैन को मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर बात करने की वजह से फारिग किया गया। हाफिज हुसैन अहमद जो है वो अकाबरीन में से हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। ये हकीकत है कि अवाम पीडीएम की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे। साथ ही मौलाना गुल नसीब का कहना है कि मौलाना शेरानी दयानतदार शख्स हैं, बदकिस्मती से JUI फे में सदाकत का पैमाना बदल चुका है, पार्टी की सफ़ों में इस्लाह वक्त की जरूरत बन चुका है। क्या कहा मौलाना गुल नसीब अपने आपको सुनवाते हैं। और दे वतन बांधे खबर के खलक हम नहीं कोई 2 कोरों नहीं यो कोरे चे दे दा पे बर्तानिया के दे और अमेरिका के दे यो कोरे पे पाकिस्तान के चकल द इख्तियार और द इक़्तिदार और द हुकूमत व खराशी नागा पाकिस्तान तराश चकल आवी अल्लाह से इख्तियार और इक़्तिदार लाशी नो बिया अमेरिका तलाश। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी से दे और तासु दा यो कोर नहीं चे पाकिस्तान दे हल को के चे कमा खलक पैसा लरी او ډله نو هغه خلکو چې دی هغې په جمعیت ته د راتګ وکړو نو په دې کې د پیسې عمل دخل ورونو زیات شو دا ټیکټ چې دی د صداقت په بنیاد باندې نه تقسیمېږي طلحه محمود غوندې سړی راغی دغه رنګې زما محترم ورونو حاجي غلام علي غوندې سړی راغی لولو نو دغه راله چې هغه رکن سازۍ باندې هم قابل شو 15 لک روپۍ ورکړي نو خبره ختمه کړي د جماعت دا اوزان دده شوه او د هغه سیټ هم دده شو مولانا شیر محمد خان شیراني صاحب طاقتور سړی هم دی دیانتدار هم دی د کردار خاوند هم دی د جماعت په صفونو کې دننه اصلاح کول جرم نه وي دا د جماعت صفونه صحیح شي। JUIF के ऊपर जो JUI के नाराज अरकान है उनका बुनियादी एतराज़ यह है कि मौलाना फजल रहमान जलसों के जरिए दबाव डालकर कोई डील करना चाहते हैं, इस वजह से ये सारा स्प्लिट सामने आ रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ JUIF तक महदूद नहीं है जनाब, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी पीडीएम के जलसों के दौरान जो बात की गई है और जो पॉलिसी अवाम के सामने रखी वो और जो पॉलिसी इस वक्त पार्टी इजलासों के अंदर डिस्कस हो रही है, दोनों मुख्तलिफ सामने आ रही हैं।
और जैसे आपने देखा कि पहले एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी की इस्तीफों देने की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे, अब खुर्शीद शाह भी इससे मुत्तफिक नहीं है, उन्होंने भी खुल के कह दिया है। शहबाज शरीफ साहब का बयान आपके सामने है, वो भी इस्तीफों के हक में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जनाब सामने आ रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, मैंने 2 दफ़ा उनका नाम भी लिया है। जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा सर कि मौलाना फजल रहमान जो है उनसे इख्तलाफात के हवाले से बात की जा रही है और लोग जो है वो उनसे कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये था कि नवाज शरीफ साहब जिसको फ़ौज लेकर आई थी और जो इस वक्त बाकायदा तौर पर अदालतों से मफरूर है, और फिर उन्होंने जो एक बयानिया कोयटा के जलसे में दिया था उससे हमने इख्तिलाफ किया। और उसमें बयानिया में वाज़े तौर पे ये था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौजी उठे और बगावत करे। हमसे जब पूछा गया बहैसियत तर्जुमान के मुझसे, तो मैंने उनको कहा कि ये बयानिया जमीयत उलमा इस्लाम और PDM का नहीं है। इसकी पादाश में जमात से भी मुझे फारिग कर दिया गया और न कोई शोकाज नोटिस दी गई। उसको देखा देखी जो दीगर हमारे रफ़क़ा थे पुराने, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई और यही बात की है कि अगर इदारे मौजूद हैं तो उन इदारों के फ़ैसलों पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद किया जाए, ताकि जमहूरियत के हवाले से जो हम तहरीक चला रहे हैं कि हर फ़र्द को वोट का हक़ दिया जाए और जमहूरी हवाले से जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए, तो फिर उन इदारों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। और अगर तमाम इदारे जो है अपने ख़ानदान के लोगों को ही लेकर आएंगे और उनको ही इसी तरीके से बरसर इक़्तिदार भी लाएंगे और साथ साथ ओहदों पर लाएंगे, तो यकीनन जो नज़रियाती वर्कर होंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाफिज हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो बात हो रही है कि जी हम एक तसादम की सियासत करें, और तसादम की सियासत नहीं करना चाह रहे, हम जमहूरियत के लिए काम करें, बात में काफ़ी सेंस है। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खोसा साहब पहले तो मुझे बताइएगा कि बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि अब PDM के प्लेटफॉर्म में जनाब एक स्प्लिट नज़र आ रही है और इस्तीफ़ों के मामले में इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। लॉन्ग मार्च से पहले आएंगे इस्तीफे, बाद में आएंगे? देखें, इस तरह इख्तलाफात जो आए हैं, मौलाना शेरानी साहब ने और दूसरे हमारे साथ वो सेनेटर भी रहे हैं, इनके बुजुर्ग रहनुमा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दरार पड़ने वाली है। वो पहले भी जो है माशाल्लाह अपनी गेम कर चुके हैं, खेल चुके हैं और वो उम्र के उस हिस्सा में है जहां वो इतने फ़ाल और जितने जो है मौसर नहीं है। तो बाहर गैफ ये अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से या हुकूमत इस तरह से जो है समझती है कि कोई इस तरह दरारें डाल कर कोई हमारी तहरीक पर फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये गलत फहमी में है। अच्छा। ये इस तरह से जो है कई लोग आते रहते हैं, कई लोग जाते रहते हैं, कुछ इक़्तिदार के तरफ चलते हैं, कुछ बैरूनी या और के असरात के ताबे आ जाते हैं या अपनी कुछ कमज़ोरियों के नाते से या कुछ अपनी मराहत के लिए चले जाते हैं। उससे यकीन कीजिएगा कभी फ़र्क नहीं पड़ता है। पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ करते रहे, मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ करते रहे, ना तो ये भुट्टो को ख़त्म कर सके और ना ही नवाज शरीफ इनसे ख़त्म हो सका है और ना ही मौलाना फजलुर रहमान होंगे। सो हमारी तहरीक पर इसका अच्छा चले, ये तो जरा सियासी ना, एक गैर सियासी बात भी कर दूं कि आपकी टाई और आपकी शर्ट का मैं फ़ैन हो गया हूँ। साथ ही मुझे अब ये बताइएगा कि एक तो आपने माशाल्लाह टाई और शर्ट बहुत अच्छी पहनी, मगरूर हुए बगैर मुझे बताएं सर कि क्या जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? ये एक ऐसा लावा उगल रहा है, बल्कि उगल चुका है कि ये लावा फट जाएगा। आपके मार्च से पहले ही ये हुकूमत, मैं समझता हूँ कि ये अपने घर चली जाएगी। ये लावा फट रहा है। PTI के अपने जो है इत्तेहादी तो पहले ही नाला है। आपने देखा कि उधर बलूचिस्तान के इनके जो एलाइज थे वो छोड़ के हमारे साथ PDM में शरीक हो गए हैं। MQM रोज़ आए दिन इनके साथ जो है इख्तलाफात करती है। 2 वज़रा, आज भी बड़ा वाज़े तौर पर TV पे कहा गया कि 2 जो MQM के वज़रा हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की हठ दर्मी
बिल्कुल ये एक सियासी उसका मिजाज ही नहीं है। खतरनाक सियासत में लफ्ज यूज कर आपको रहे हैं। सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सियासत में मार्चिंग ऑर्डर्स नहीं देते हैं। ये कोई क्रिकेट की 12 ये रुकनी टीम नहीं है जिसमें आपने इसको तो खिला दिया, इसको निकाल दिया ग्राउंड से और उसको जो है फिर ओपनिंग बैट्समैन भेज दिया और उसको जो है आपने 1 डाउन पे भेजा, या आपने जो है उसको नाइट वॉचमैन भेज दिया। ये क्रिकेट की गेम नहीं है भाईजान, ये सियासत है। और सियासत ममलिकतों की आपको इफ़ाम तफहीम से चलती हैं, सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ताखीर हम क्यों कर रहे हैं, देखें ये एक मोमेंटम बिल्ड होता है। हमारा एक प्लान है पीडीएम में जितनी जमातें हैं वो सरबराही कॉन्फ्रेंस भी उनकी होती है, बैठती है, फिर कमेटियां भी बैठ के फैसला करती हैं और उस हम रोड मैप के ताबे जो चल रहे हैं। सही जी, ये तो आपकी बात कही। अब ये आपने एक बड़ी जो है ना बहस खोल दी है मुझे। ये जो आपने बात की है ना कि जी ये फील्डिंग नहीं है, ये बात कल खान साहब ने भी कही। वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना जो भी हुकूमत आया उसको पहले पूरी तैयारी करके आना चाहिए और 3 महीने उसको पहले जो है ना जरा ब्रीफिंग्स लेनी चाहिए और ऑफिस का जरा सिस्टम समझना चाहिए, उसके बाद उसको इक़्तिदार में आना चाहिए। फिलहाल सीन ये है कि जी ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ हैं, लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जी लोगों को जो है वो फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि जी अगर ज़िमनी होते हैं तो कैंडिडेट कौन होगा, बातें शुरू हो गई हैं। तो आपको लगता है कि इस्तीफों का मामला जो है वो जरा तूल पकड़ेगा, जरा एग्रेशन पकड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे? नहीं देखिए, इस्तीफे जो है हमने अपने तहीं ये एक प्रेशर होता है जो आप बिल्ड करते हो। अगर उस प्रेशर में जो है हमारे साथ एक सैल रवा लोगों का भी आता है, क्योंकि लोगों की अपनी महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। गुर्बत की दहलीज में जितने लोग माशाल्लाह चले गए और लोग जो इससे इतने मायूस हुए हैं कि 1 करोड़ नौकरी तो दरकिनार, लाखों बंदा जो है बेरोजगार हुआ। 50 लाख घर तो बनाना, एक घर नहीं किसी को मिला, लेकिन घरों को हजारों की तादाद में मिसमार किया गया है। कर्जा ना लेना और पाकिस्तान की गैरत को ललकारने की बात तो एक तरफ रही, कशकोल का ड्रम लेके दुनिया सारी में भीख मांग के पाकिस्तान की रुसवाई कर दी है। इन्होंने बजाय इसके कि अपनी करेंसी को, रुपए को मुस्तहकम करते, इन्होंने उसको जो है डॉलर को इतना चढ़ा दिया है कि हम बैनुल अक़वामी तौर पर कंपेटिटिव भी नहीं रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लतीफ़ साहब गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा बात कर रहे थे। लेकिन जी जो बात है ना कि जी फलां ने तो ये कहा था, फलां ने तो ये कहा था, इस तरह तो किसी पे भी तनकीद की जा सकती है कि जी फलां ने तो इलेक्शन में कहा था कि जी हम लाहौर से कराची से लेके पेशावर तक बुलेट ट्रेन चला देंगे, लेकिन उसके बाद इंतखाब में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब तो हम सॉरी नहीं कर सकते क्योंकि तो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं, सियासी बयानात भी होते हैं और बाज़ का पार्टी वाकई संजीदा होती है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ उनका साथ नहीं दे रही होती। फिलहाल जैसे अभी जो मैंने जाते जाते बात की, खोसा साहब अभी से अभी जब बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि जी इमरान खान साहब का एक बयान है कल का, वो उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई है, सोशल मीडिया पर बड़ी बात भी हो रही है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि उन्होंने जो खान साहब ने कल एक तकरीर के दौरान कहा कि जी उनको 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल के बाद अब आप उन्हें कम से कम ना तजर्बाकार नहीं कह सकते। और साथ ही उन्होंने अपने वज़रा को एड्रेस करते हुए कहा कि जी आपको कारकर्दगी दिखानी होगी और अगर किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करेगी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब उस लॉबी के खिलाफ एक्शन लेंगे। वजीर आजम ने साथ ही वाज़ेह किया कि कोई भी फैसला किसी लॉबी के दबाव में आकर नहीं किया जाएगा। ये लॉबी वो किसको कह रहे हैं ये अभी तक नहीं पता, लेकिन वजीर आजम साहब ने एक बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया कि जी वो प्रेशर में नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही, जैसे जो हम आपके सामने जरा प्ले भी करेंगे, मैं कोशिश करूँ प्रिसाइसली वो क्लिप प्ले हो, जिन्होंने कहा कि जी 3 माह सिस्टम समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमने भी की, और 1.5 साल तक हमारे सामने फिगर्स ही फज होते रहे। एक डिपार्टमेंट कोई फिगर्स देता था, अगला डिपार्टमेंट कोई फिगर देता था। क्या कहा खान साहब ने, सुनिए। आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तरह अपनी टीम सिलेक्ट करने की। 25 से लेकर 18 तक तो हमारा मुसलसल कोशिश रही नंबर पूरे करें हम। जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। और खास तौर पे पावर सेक्टर की असल में तो 5 साल के बाद पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था।
परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें आप। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। अवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। तो जनाब पैसे के बारे में खान साहब ने कहा कि हम पैसा ज़्यादा बना सकते हैं। ऑक्सीजन तो फिजा में जितनी होती हैं आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फसल और पैसा ऐसी चीज़ है कि जो आप ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं। और वो कैसे कि उसके लिए आपको करनी होती है तिजारत। तिजारत के कुछ असूल होते हैं और उसमें से एक असूल ये होता है कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। जो आपका पड़ोसी है वो आपका ताजिर भाई है, चाहे आप माने या ना माने। तो कुछ ऐसे ही मामला जनाब 1964 में उस वक्त की अयूब खान की हुकूमत ने पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान किया था, जिसको बाद में RCD कहा गया था, रीजनल कोऑपरेशन कहा गया था उसको। और साथ ही उसमें एक और ट्रीटी भी किया गया था जिसको सेंटो मुआहदा कहते हैं जी। उस सेंटो मुआहदे के तहत हमने एक RCD शाहराह भी बनाई, हमने उसके बाद जो है बाहमी तिजारत के ऊपर बात भी की, लेकिन बाद में ईरान में हुकूमत पलट गई, तुर्की के अंदर तब्दीली आ गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान में निज़ाम बदल गया, फोकस नहीं हो सका। फाइनली देयर इज अ गुड न्यूज़। पाकिस्तान ईरान तुर्की कार्गो ट्रेन सर्विस बाज़ाब्ता तौर पे आइंदा साल 2021 से शुरू हो रही है। इसमें कार्गो भी है, इसमें ट्रैवलिंग की भी सहूलत है। तो जनाब ये ट्रेन के आप मनाजिर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद से जाएगी इस्तांबुल वाया ईरान। ईरान में बड़ा ट्रैवल होता है जनाब, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाते हैं, बहुत लोगों का कारोबार है, बहुत लोग दीगर मामला के लिए भी जाते हैं। तो उनके ये तमाम ये ट्रेन जो है बड़ी लग्जरी ट्रेन है। एक तो ये ईरान ने बनाई, पाकिस्तान भी एक ट्रेन इसमें डाल रहा है। तो ये ट्रेन जनाब ट्रैवल करेगी और ये इस्तांबुल तक जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज ने इसी हवाले से एक एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन की फिजिबिलिटी तैयार कर ली है, और कार्गो ट्रेन पाकिस्तान की ईरान और तुर्की से तिजारत में जो है वो इजाफा भी करेगी डेफिनेटली। और इस हवाले से इस्तांबुल में इकनॉमिक ताउन तंजीम की एक आम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने शिरकत की। मीटिंग में तय पाया कि सर्विस आइंदा साल बहाल कर ली जाएगी। सर्विस की बहाली के लिए इब्तिदाई काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तीनों ममालिक इस रेलवे ट्रैक पर मुतादिद टेस्ट रन कर चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बंगस, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड बैंक से भी वाबस्ता रही हैं। बहुत शुक्रिया मलिया हमें वक्त देने के लिए। पहले मलिया ये बताइएगा कि ये जो कार्गो सर्विस शुरू की जा रही है पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से, इसका बैकग्राउंड क्या है? मलिया सर, मलिया इस वक्त हम कोशिश करते हैं उनसे जरा रब्ता करें। ये मैंने कुछ अपनी तरीके से कोशिश की कि इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं, लेकिन बहरहाल इसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना ट्रेड इस वक्त मार्केट में मौजूद है, कितनी ट्रेड को हम टैप कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं और ज़रूरत भी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ट्रस्ट का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs को इम्प्रूव किया जाए। और वो CBMs इम्प्रूव करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने खित्ते में खुद को मजबूत करना है, अगर पाकिस्तान ने इकॉनमी में खुद को मजबूत करना है, तो उसने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को भी मजबूत करना होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जनाब पुलिस में बड़ी ज़बरदस्त इस्लाहात हुई हैं और उन इस्लाहात पे जो आपने देखा है कि किस तरह से जो है वो मामला सामने आए हैं। ज़रा उनसे वाले से बात, साथ ही मलिया इस वक्त हमें ज्वाइन कर सकती हैं, कर चुकी हैं। मलिया को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिया, ज़रा ये जो इस्तांबुल से लेकर इस्लामाबाद तक का जो कार्गो ट्रैक है, ज़रा इस हवाले से बताइएगा, कितना वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद है, किन किन बिजनेसेस को फ़ायदा हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। ये बहुत एक्साइटिंग बात है जी, जो ये पॉसिबिलिटी है ऑफ दिस ITI इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, अगर ये शुरू होती है और जो कि एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर के साथ ये एक्टिव हो जाएगी, तो इसमें ये एक फ्रेट और कार्गो ट्रेन है। तो अगर ये शुरू होती है तो जी ट्रेड को और बायलैटरल ट्रेड को मैं समझती हूँ कि बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो इसकी आउटकम होगा या इम्पैक्ट होगा वो स्मॉल बिजनेसेस से लेके लार्ज बिजनेसेस तक और ट्रेड के वॉल्यूम्स पे बहुत असर पड़ेगा। तो ये जी बहुत पॉजिटिव एक चीज़ होने जा रही है, और आई थिंक हमें
इसको फुल इसका फायदा लेना चाहिए और इसके लिए प्रिपरेशन। आपने स्मॉल बिजनेसेस की बात की। स्मॉल बिजनेस में मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, हमारे कुछ जो खासतौर पर पंजाब के जो जीटी रोड के दाएं बाएं इलाके हैं, उधर बेतहाशा स्मॉल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। वो गारमेंट से लेके स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेके आलात सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आपको लगता है कि इस ट्रैक खुलने के बाद, अगर ये ट्रैक खुल जाता है, अभी तो ट्रेड हमारी ईरान से और इस्तांबुल से वाया दुबई होती है, अगर हम इस ट्रैक को खोलने के बाद जो है इसको एक्सेस करते हैं, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। इसको आप देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रैक के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ और फिर देन आई विल गो ऑन टू टेल यू अबाउट हाउ इट विल इम्पैक्ट। तो जी बेसिकली ये तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि हमने अपने इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना है। तो ये एक ECO के तहत ये एक मुआहदा था और उसमें बहुत और कंट्रीज़ भी शामिल हैं। 7 और कंट्रीज़ हैं उसमें। अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और जिससे कज़ाकिस्तान है। सो ऑल दीज अदर कंट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो एक तो ये है कि ये एक सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि बहुत लोग, मतलब डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज के दरमियान एक मुआहदे के तहत ये ट्रेन शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं मलिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोगों ने अपने ना बचपन में मुतालिया पाकिस्तान में RCD पढ़ा था, सेंटो पढ़ा था और बस यहाँ पे बात खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने कभी RCD शाहरा का नाम भी नहीं सुना और ना कभी हम उसके ऊपर ट्रैवल कर सके। बट विद दिस थिंग विच इज लिटरली वी आर विटनेसिंग, इंशाल्लाह अगले साल ये इफेक्टिव भी हो जाएगी। हम एक्चुअली देख सकेंगे कि किस तरह से ये रीजन्स के इस रीजन के 3 ममालिक आपस में कोऑपरेशन करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मलिया बंगश मौजूद थी, बता रही थी हमें RCD और ECOs के बारे में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुआहदों के बारे में। साथ ही मैंने आपको बताया जैसे कि ये सारे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का हिस्सा है, जिसमें ये बाकी रियासतें भी, मशरक़ वस्ता की रियासतें मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं ये रियासतें पाकिस्तान में बिजनेस को बूस्ट करेंगी और छोटा डेवलपर जो है उसको ज्यादा फायदा होगा। छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन और हजरात, कैसे हैं? बोर हो रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स करता हूं। मेरे पास एक खबर है। एक बंदा है, नाम उसका नहीं बताते, रंग गोरा, जिसामत पहलवानी, कद को 5 फुट 8 इंच 9 इंच के आसपास, सुपरस्टार, गाना बजाना आता है, जबरदस्त किस्म का एक्टर, शानदार राइटर, बेहतरीन शायर भी है, थोड़ा बहुत लिख भी लेता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं वो बंदा आपके सामने हाजिर कर दूं तो भाई हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने बात करेंगे अली ज़फ़र की, क्योंकि अली ज़फ़र अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन भी कर लेंगे। उन्होंने जनाब एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, क्योंकि वो उनको एक अजीब उन्होंने काम शुरू किया। वो कहते हैं जी मैं गाना अकेले नहीं बनाऊंगा, सारा पाकिस्तान मेरे साथ मिलकर बनाए। तो वो गाना बना लेते हैं, कहते हैं डांस की वीडियो मेरे साथ बनाओ, रिदम सेट कर देते हैं, कहते हैं मुझे इस पर रैप भेजो। और रैप, जैसे कल हमारे पास ना वो काके रैपर बैठा हुआ था, 9 साल का रैपर है, और क्या उसने आपने उसका रैप सुना होगा, और दुनिया भर की इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता फिर रहा है। तो जनाब इस किस्म के जो है ना मामलात सेट हो गए हैं। तो आपने करना ये है कि ये जो अली ज़फ़र ने आपके लिए भाई हाजिर है का ट्रैक बनाया, तो ये आपने करना ये है कि इसका ये ट्रैक उठा के आपने अपनी जो रैपिंग स्किल्स हैं वो करनी है, और अली ज़फ़र जो है वो उसका गाना बना के जो आपके साथ रिलीज करेंगे। सो चॉइस इज योर्स। ये जनाब अली ज़फ़र ने भाई हाजिर है की बीट दी है। जरा पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बीट सुना के जरा चेक करा दें कि हो क्या रहा है। आप तमाम लोग जो कि रैप करना चाहते हैं, रैप कर रहे हैं, हल्का फुल्का कर लेते, कोई टेंशन नहीं। अगर थोड़ा भारी आना चाहते हैं तो भाई हाजिर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ भी भाई हाजिर है। आपके सामने पेश करते हैं हम लाहौर से बराह रास्त अली ज़फ़र, जो कि इस वक्त अपने घर के बाग में बैठे हुए हैं। अली हसीन हैं, बाग में बैठे हैं, हवा भी है, ठंड भी है, सर्दी तो लगती होगी। हाँ जी,
वो कहते हैं ना कि बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। तो ये माहौल चल रहा है शदीद, बहुत शदीद, बहुत शदीद। अली भाई पहले तो मुझे बताएं क्या मतलब हुआ क्या है आपको? आप कह रहे हैं जी मैं अकेले कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, पूरी आवाम मेरे साथ जो है वो मिलके करे। आपने पहले जनाब मेला लूट लिया, वो मेला लूट लिया पे आप पूरा पाकिस्तान आपको वीडियोस बना के भेज रहा है, दुनिया भर से आपको वीडियोस आ रही हैं। अब आप कह रहे हैं मैं रैप अकेला नहीं करूंगा, तो क्यों आप दुनिया को क्यों साथ में लाके ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाई? देखो दुनिया को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा। और अकेले स्टार बनने का, अकेले सारे मजे करने का क्या फायदा है यार? जब आपको अल्लाह मियां ने कुछ दिया है तो फिर लोगों में बांटो, तकसीम करो। और उसके अलावा आप जो वो लोग हैं जो टैलेंट, जो रॉ टैलेंट, जो मेरे से कई लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो अगर अल्लाह मियां ने मुझे एक मकाम दिया है और एक हैसियत दी है कि मैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दे सकूं, सो व्हाई नॉट? एक प्लेटफॉर्म दे सकूं तो व्हाई नॉट? तो मेरा जो रिकॉर्ड लेबल है लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स, वो अब यही करेगा कि जितना यंग टैलेंट है हम उसको तलाश करके उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा यही अलमिया रहा है यार पाकिस्तान में कि टैलेंट को वो सही जो पोटेंशियल है उसको वो डायरेक्शन, गाइडेंस और वो प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जो कि हमें सबको मिलके क्रिएट करना है, सो दैट द टैलेंट, द रियल टैलेंट कैन शाइन। सो वो प्लान है कि इसमें करने का। तो कितनी वीडियोस आ चुकी हैं अभी तक? यार अभी तक आई थिंक 500-600 वीडियोस। हमारा जो लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स का फेसबुक पेज है, अगर उस पे जाएं तो वो सारा वो एक कंटेस्टेंट नंबर 1, 2 से लेके 500, 400 जो भी है उस पे वो वीडियोस आई हुई हैं। और बड़ी, मैं तो हैरान रह गया हूँ यार, रैप कल्चर पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त है। इनका इनका अपना एक सीन है और वो जिस तरह करके बॉयज़ और इवन गर्ल्स, अब लड़कियां भी जो रैप भेज रही हैं, वो इतना उसका स्वैग है कि इसी तरफ आना चाह रहा था, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। मैं सवाल लोड करके बैठा हुआ था, वो आपने अच्छी बात है खुद ही कह दी कि लड़कियों का क्या रिस्पांस है। अली जफर के लिए लड़कियों का क्या रिस्पांस है? वो क्या रैप अपने जो है वो सेंड कर रही है? यार सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो जो बात है ना कि ज़ाहिर है बॉयज़ तो हर चीज़ में आके एकदम से रेडी होते हैं क्योंकि उनको परमिशन भी होती है, उनके चीज़ें ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सामने आके अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि रैप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी जो रैपर होता है ना वो अपनी दिल की जो फीलिंग्स होती है ना उनको लफ्ज़ों में लिख के उनको बयान करके उसका अपना एक रिदम होता है और वो करते हैं। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमें ख़वातीन को भी, लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटीज़ और साथ साथ शाना बशाना जब वो अपना सीन दिखाती हैं तो वो लड़कों से भी बेहतर हो जाती है। पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसा वीडियो इंट्रोड्यूस कराया जो मेला लूटिया, जो हमने आपने ARY की प्लेटफॉर्म पे जनाब उसका अनवेल किया, और वो था जनाब के लोग अपने जो है ना डांस के स्टेप्स की वीडियो बना के भेजें। अब आप कह रहे हैं जी रैप लोग करके भेजें। फिर हमने देखा कि जी आपने लैला और लैला किया, आपने अभी कुछ दिन पहले अल्ले किया। लोगों को साथ में ला रहे हैं, नए टैलेंट को साथ में ला रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन लड़ना है आपने, कोई करना क्या चाह रहे हैं? यार इलेक्शन लड़ना जो है ना वो एक और, उसके लिए किसी और तरह से हाजिर होना पड़ता है। अच्छा लेकिन ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली जफर हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी मैं 25 सालों से 20 साल का लग रहा हूं, तो मैं आइंदा अगले 25 साल 20 साल के ही लगूंगा। ये अली जफर ने जाते जाते में मैसेज दिया। अमेजिंग आर्टिस्ट ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी शिकायतों पर और अमूमी शिकायतों पर पुलिस महकमे ने जनाब बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। और अभी ब्रेक के दौरान ही हमारी पुलिस के नुमाइंदगान से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जनाब तकरीबन 823 मुख्तलिफ नौयत के एक्शन लिए गए, जिनमें से 150 संजीदा नौयत के एक्शन है, जिसमें टर्मिनेशन है, क्वार्टर गार्ड है या जबरी तौर पर रिटायरमेंट है, जबरी रुखसत है। ये मेजर नौयत के एक्शन लिए गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर जो सेल्फ चेक है वो बड़ा मुनज़्ज़म है और उसका नज़्म अभी तक कायम है। हमारे साथ मौजूद है जनाब SSP पेशावर मंसूर अमान साहब। SSP साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा सर, ये जो फिगर्स मैंने शेयर किए हैं क्या यही फिगर्स हैं या इसके अलावा भी कुछ मालूमात है? जी शफाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल 823 जो है वो
मेजर और माइनर पनिशमेंट्स जो हैं Okay. वो मुख्तलिफ किस्म की जो शिकायत हैं उन पे जो है वो दी गई हैं, जिनमें से 150 ऐसी हैं जो कि जिनको हम मेजर पनिशमेंट्स कहते हैं, जिसमें Okay. डिसमिसल है या जबरी रिटायरमेंट है या रैंक में तनज़्ज़ुली है, रैंक को तोड़ा जाना है। Okay. ये काफ़ी बड़ी जो है वो ये फिगर है, लेकिन उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारा फोकस ये है कि पुलिस जो है वो लोगों को, अवाम को रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी भी किस्म की जो हाई हैंडेडनेस की शिकायत है या अपने इख्तियारात से तजावुज़ की शिकायत है या जो पुलिस का डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से अगर आप वेरिएशन करते हैं तो उस पर काफ़ी स्ट्रिंजेंट जो है वो एक्शन लिया जाता है। मंसूर साहब, एक बड़ा मसला आता है कि जब इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासतौर पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर भी आता होगा किसी भी किस्म का एक्शन लेते हुए किसी भी एहलकार के खिलाफ। ऐसे प्रेशर्स की मौजूदगी में एक्शन कैसे पॉसिबल होता है? हम सिंध पुलिस में ये मसला बहुत ज़्यादा सुनते भी आए हैं, आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे। नहीं जी, एक तो मैं ये बात ही कहना चाहूँगा कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है बाय वर्च्यू ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 जो है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये बहुत ही ए पॉलिटिकल है, यानी हमारा कोई ऐसा इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट कोई नहीं करता और नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि चूंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और इसमें एक डिसिप्लिन और हायरार्की का एक सिस्टम है, तो उसमें जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं कर सकते। तो एज पर मेरिट हम ड्यू चांस जरूर देते हैं। अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो हम ये भी नहीं चाहते कि किसी पुलिस वाले के साथ जाती हो, उसको ड्यू चांस दिया जाता है कि वो अपनी बात की अपनी सफाई पेश करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता, कहीं पे नेग्लिजेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन है, अवाम से मिसबिहेवियर है, करप्शन की शिकायत है, या अगर कोई और दीगर शिकायत होती है और वो प्रूफ होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और गालबन यही वजह है कि केपी पुलिस की जो ओवरऑल इनक्रेडिबल जॉब की बड़ी अच्छी बात है कि केपी पुलिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं ले रही, किसी दूसरे इदारे से, किसी दूसरे फर्द से, किसी सियासतदान से मुतासर हुए बगैर अपना एहतसाब खुद कर रही है। अमेजिंग जॉब जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशंस मौजूद थे मंसूर अमान साहब और बात कर रहे थे केपी पुलिस के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल जारी है। अब जरा जनाब जाने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में बात करते हैं सर्दियों की कोई एक न एक सौगात तो आपको पता है हर रोज आपको जाने से पहले देके जाते हैं, और आज आपको बता रहे हैं जनाब कमल के फूलों के अंदर उगे हुए पकौड़ों की, पके हुए पकौड़ों की। तो जनाब कमल के फूल के पकौड़े जनाब झंग में खाए जाते हैं। इस कैसे ये जो है आपको पता है ये बनते हैं और क्या होता है मुझे नहीं पता, मसब फारूक साहब बता रहे हैं। ओवर टू यू मसब। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही झंग में भें के पकौड़ों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। दरियाई झीलों में खुदरो उगने वाली इस सब्जी की तैयारी खास अंदाज से की जाती है। इसको अच्छी तरह धो के फिर उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करके सर इसको फिर इसके अंदर मसाला ऐड करके फिर उसको बेसन में फ्राई करते हैं। फ्राई करके फिर जैसे गाह की डिमांड के मुताबिक हम उसको गाह को बना के देते हैं। ये पकोड़े ही नहीं, विटामिन, फाइबर और कुव्वत मुदाफ़ियत का माखज़ भी हैं, जो कश्मीर में नदरू, KPK में बरसंडे और झंग में भें कहलाते हैं। इसका जो है ना टाइम आजकल ही चलता है, नवंबर से लेके अप्रैल तक। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हुकूमती सतह पर इस सब्जी की सरपरस्ती और कमर्शियल फार्मिंग से नए रोजगार और कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मसब फारूक, ARY न्यूज़, जंग। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पेशावर के अलावा भी किसी शहर में इस सब्जी को पें कहा जाता है, क्योंकि हम भी इसको पें कहते ही हैं। तो जनाब पें का मौसम है और जब पें लोग खाते हैं तो वो पें करते हैं उसके बाद। और पेशावर में वैसे सिर्फ इतना बताता चलूँ कि इसका शोरबा पकाया जाता है। सो अगर आप लोग कभी आजकल के दिनों में पेशावर जाएं तो अंदरून शहर में किसी भी स्टॉप से आपको बेहतरीन पें मिल सकती है। और वो ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई आवाज़ सेंसर कर दी, नाम ही सब्जी का पें है यार, लेकिन पंजाबी में ज़रा इसके लिए एक और मुहज़्ज़ब लफ्ज़ जिसको भें कहते हैं। तो पें और भें ये तीन आप समझे कि बहन भाई हैं, तो ज़रूर खाइएगा जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही क्रिकेट की बात करते हैं बिल्कुल जाते जाते। कल पाकिस्तान ने धांसू मैच खेला जनाब, कप्तान ने और प्रोफेसर ने एक ज़बरदस्त नॉक खेला। प्रोफेसर साहब ने 2 दफ़ा बॉल बाहर फेंकी,
कप्तान ने कहा जी मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और धांसू किस्म की इनिंग्स खेलते हुए पाकिस्तान 4 विकेटों से जीत गया। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद है शाहिद हाशमी साहब, नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ये T20 सीरीज में जो कुछ भी हुआ ये तो आपके सामने है। टेस्ट के हवाले से बताइएगा, 2-3 दिन बाद अगला टेस्ट शुरू होने वाला है, तो उसकी क्या तैयारी देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको कि टेस्ट सीरीज की जो तैयारी है पाकिस्तान की वो कैसी है? स्क्वाड जो अनाउंस हुआ आपसे मुतमईन है? जी हाँ, टेस्ट सीरीज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ना एक्सपेक्टेशन है। रिजवान की जो ये शानदार इनिंग्स का आपने जिक्र भी किया था, तो रिजवान को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिला होगा। वो कप्तानी कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच में, तो मोराल बूस्टर तो होगा। लेकिन जिस तरह की न्यूजीलैंड की टीम है और न्यूजीलैंड में वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई भी थोड़ा सा भी मौका देंगे टेस्ट सीरीज़ में। यहाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान दोनों मैचेस हारेगा। दैट्स जस्ट रिटन ऑन द वॉल। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान कुछ यहाँ कर पाए। उम्मीद करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अच्छी सीरीज हो और बराबरी का मुकाबला। गुड हो गया। अब हफीज के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। सरप्राइज पैकेज रहे, कभी बिल्कुल नहीं चले, कभी चले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एफर्ट ही नहीं कर रहे, खड़े खड़े जमाइयाँ लेते लेते खेल रहे होंगे और शॉट मार के भी जो है ना बॉल की तरफ नहीं देखे, पता है कि मैंने शॉट मारा, छक्का ही जाएगा। उनके ऊपर प्रेशर होगा आने वाले सीरीज में। मोहम्मद हफीज़ की अगर बात की जाए तो वो बड़े शानदार साल रहा उनके लिए। उन्होंने जिस तरह से तेज़ी से रन बनाए हैं इस साल में, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर वो बन गए। उन्होंने KL राहुल को पीछे छोड़ दिया। KL राहुल के 404 रन 10 इनिंग्स में हैं, इन्होंने 8 इनिंग में 415 कर लिए हैं। तो हफीज़ के लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर। ही इज़ 40 बट स्टिल इन ग्रेट फॉर्म। और जो सबसे ज़रूरी बात है जो हम सब हफीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम उनके अराउंड चले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो तमाम प्लेयर्स को अपने इर्द गिर्द खिलाएं। और स्पेशली जब बाबर नहीं थे तो उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी था और वो उन्होंने किया। ऑल राइट, शुक्रिया जी। नजीबुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है इंशाल्लाह 2-3 दिन में, तो देखेंगे जरा, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं कहूंगा तो आप ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे जाने मन आप अगर मास्क पहन लेंगे और मास्क पहन के घूमेंगे फिरेंगे तो खुद भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। शफात अली को दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। सायोनारा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।